मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इनके बारे में चर्चा कर ली थी। इसके बाद हम अन्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स भी कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बने समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ धनात्मक का मतलब है प्लस वाली संख्याएं यानी पॉजिटिव संख्याएं, तथा ऋणात्मक का मतलब है नेगेटिव संख्याएं जिनके आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा होगा और धनात्मक के ऊपर प्लस का निशान लगा होगा यानी धनात्मक का चिन्ह लगा होगा। सीधा सीधा अगर हम कहें कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डैश डैश करके -3, -2, -1, फिर 0 और फिर धनात्मक यानी +1, +2, +3, +4 और डैश डैश कर यहाँ पर मैंने कोष्टक बंद कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया है, इसका मतलब है कि ये संख्याएं इधर भी अनंत तक चल रही है और इधर से भी ये अनंत तक चल रही है। यानी अगर हम संख्या रेखा पर पूर्णांक को दर्शाएं तो देखिए बीचों बीच में जो आएगा वो आएगा हमारे शून्य पूर्णांक, और संख्या रेखा पर दाईं ओर जब हम चलेंगे, दाईं ओर का मतलब हमारा जो सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो हम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाते हुए चलेंगे। यानी धनात्मक पूर्णांक आएगा +1, +2, +3, +4, +5, +6, इस तरीके से चलते हुए जाएंगे। और जब हम बाईं ओर चलेंगे यानी हमारे उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो वहां पर हमें ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर मैंने नोट लगाकर एक चीज लिखी है कि शून्य जो है हमारा जो पूर्णांक है, शून्य, क्योंकि पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा है कि शून्य एक पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, यानी ये दोनों में ही नहीं गिना जाएगा। शून्य पूर्णांक न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इसके बाद हम बड़े और छोटे पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर पूर्णांक का मान बढ़ता जाता है। दाईं ओर का मतलब सीधे हाथ की तरफ, जैसे हम यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो दाईं ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं तो इनका मान बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे 1 और 2 को देखें तो 1 छोटा है और 2 बड़ा है, उसके बाद 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है, इस तरीके से चलते जाएंगे। यानी ये मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगा रखा है, इसका मतलब ये संख्याएं आगे तक जा रही है, यानी पूर्णांक आगे तक जा रहे हैं यानी अनंत तक जा रहे हैं। उसके बाद जबकि बाईं ओर चलने पर मान क्या होता है, घटता हुआ जाता है। बाईं ओर का मतलब है उल्टे हाथ की तरफ हम बढ़ते हैं संख्या रेखा पर तो पूर्णांकों का मान घटता हुआ जाता है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, तो इधर जाएंगे तो ये जो -5 है वो -1 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी इधर जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही मान हमारा घटता हुआ चला जाएगा। अब हम बात करें कि सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक है वो कौन सा होगा, तो सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो होगा 1। यानी धनात्मक पूर्णांक के आगे हमें चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही धनात्मक होते हैं। अगर हम सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा वो है अनंत। अनंत मतलब उसको हम नहीं लिख सकते, ये अनंत तक चलते हुए जाएंगे। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक हमारा वो होगा अनंत, यानी इसको भी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये भी आगे तक निरंतर लगातार चलते हुए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अगर ऋणात्मक पूर्णांक हमसे पूछे तो वो होगा हमारा -1, यानी -1 हमारा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अब जैसे हम इनकी तुलना करें कि कैसे ये बड़ा होगा छोटा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा -5 लिख दिए और मैंने लिख दी यहाँ पे -170 लिख दिए। अब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, अब इनकी तुलना करें तो कौन सा होगा। अगर देखने में सीधा देखें हम तो लगता है कि 170 बड़े हैं और 5 छोटे हैं।
लेकिन ये ऋणात्मक इनके चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए -5 हमारा ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो बड़ा होगा और माइनस के 170 है वो ऋणात्मक पूर्णांक हमारा छोटा होगा। कहने का मतलब है कि जैसे हम संख्या रेखा में दाईं ओर आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो पूर्णांकों का मान घटता हुआ जाता है, और अगर हम बाईं ओर चलेंगे तो पूर्णांकों का मान क्या, दाईं ओर चलेंगे तो पूर्णांकों का मान क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। जिन पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे या उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। या फिर हम इसकी साधारण सी अगर परिभाषा की बात करें तो जिन पूर्णांकों को अंश तथा हर के रूप में लिखा जाता है, जिन पूर्णांकों को अंश तथा हर के रूप में लिखा जाता है, जहां हर का मान 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अंश तथा हर, अंश का मतलब है ऊपर वाली संख्या और हर का मतलब है नीचे वाली संख्या। तो अंश तथा हर के रूप में लिखा जाता है या जहां पर हर का मान 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है 3/7। 3/7 जो 3 है वो है अंश और जो 7 है वो है हमारा हर, यानी हर में कहीं भी 0 पूर्णांक नहीं आना चाहिए। आगे मैंने लिखा है -4/11, 9/-17, 1.5, 2। अब 2 है तो 2 आप कहोगे कि 2 तो अंश बटा हर के रूप में भी नहीं है और P/Q के रूप में भी नहीं आ रहा है। तो भाई 2 के नीचे हम किसी भी संख्या के नीचे बटा में 1 लगा सकते हैं तो उसका मान वही रहता है, यानी 1 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो वो 2 ही आता है। तो किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे हम बटा में 1 लिख सकते हैं। उसके बाद √4 और डेडेस करके मैंने आदि लिखा है, इसका मतलब और भी उदाहरण हम बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल की जा सकती है या फिर परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होती है या किन किन संख्याओं को परिमेय संख्याओं में शामिल किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। अब एक एक की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 0 जो है हमारी एक परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे पूछे कि 0 कौन सी संख्या है तो 0 हमारी परिमेय संख्या होगी। जितनी भी भिन्न है, यानी प्रत्येक लिखा है मैंने यहाँ पे प्रत्येक भिन्न, यानी जितनी भी भिन्न हम लिखेंगे या पढ़ेंगे वो सभी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने इनके उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे 3/4, 5/9, 6/19 और भी आगे कई उदाहरण अपन लिख सकते हैं। तो वो सभी भिन्न क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। भिन्नों के बारे में हमारे पास टॉपिक है तो वहां पर हम डिटेल से भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दशमलव संख्याएं, तो दशमलव संख्या का भी हमारे अलग से एक टॉपिक है तो उस दशमलव संख्या को वहां हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सी दशमलव संख्या है उनको परिमेय में शामिल किया जाएगा तो वो है शांत दशमलव। कौन सी दशमलव, शांत दशमलव, यानी जिनको भिन्नों को हम भाग देने के बाद वो 1 या 2 दशमलव के बाद ही पूरी बार भाग चला जाता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 2.5, जैसे 0.625 ये हमारी शांत दशमलव है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या में आएगी। उसके बाद है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत का मतलब है जिन दशमलव संख्याओं का अंत नहीं होता, यानी वो चलती ही जाती है। उसमें भी कौन सी आएगी, आवर्ती। आवर्ती का मतलब है जिनकी दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार रिपीट हो रही है, वो भी हमारी क्या आएगी, परिमेय संख्या में आएगी। जैसे 0,
.5757557 कोई भिन्न है जिसकी दशमलव भिन्न बनी है, तो यहाँ पर 5757 हमारे बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है या रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हमारी परिमेय संख्या में गिनी जाएगी। जैसे 3.3333 यानी 10/3 की अगर हम दशमलव भिन्न बनाए तो वो 3.333 यानी निरंतर चलती हुई जाएगी, यानी ये अशांत है, ये कभी शांत नहीं होगी। इसमें आवर्ती भी मैंने लिखा है, यानी इस 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हमारी परिमेय संख्या में गिनी जाएगी। सभी पूर्ण संख्याएं जो हमने पढ़ी ली है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होगी। सभी प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो 1 2 3 4 डैश डैश करके ये भी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं हमारी परिमेय संख्या में शामिल होगी। सभी पूर्णांक संख्याएं जो हमें अभी भी पढ़ाई है, पूर्णांक संख्याओं में हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पढ़े थे, तो वो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह हमने बनाया था या समूह होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, वो भी हमारी परिमेय संख्या में आएगी। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये पूर्ण वर्ग है वो टॉपिक में आपको बता दूंगी। तो पूर्ण वर्ग होता है, यानी जैसे √16 है तो √16 किसका वर्ग होता है, 4 का, यानी 4 को 4 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 16 आते हैं। तो यानी √16 यानी जिन संख्याओं का पूरा वर्ग निकल जाता है उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, तो वो भी हमारी परिमेय संख्या में आएगी। जैसे मैंने लिखा है √144, तो 144 किसका वर्ग होता है, हमारे 12 का, यानी 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 होता है, तो इसका भी पूरा वर्गमूल 12 होता है, 12 का वर्ग होता है हमारे 144, तो ये भी हमारे परिमेय संख्याओं में शामिल होगी। तो ये जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी है वो सभी हमारी परिमेय संख्याओं में आएगी। एक बार फिर बता देती हूँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक भिन्न, जितनी भी भिन्न हम पढ़ेंगे और जितने भी भिन्न आती है वो सभी परिमेय संख्याओं में शामिल होती है। दशमलव जो संख्याएं हम पढ़ते हैं जिसमें शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, वो भी परिमेय संख्याओं में आएगी। सभी पूर्ण संख्याएं जो हम पढ़ेंगे या पढ़ लिया हमने, वो भी परिमेय संख्याओं में आती है। सभी प्राकृत संख्याएं वो भी परिमेय संख्याओं में आती है। सभी जो पूर्णांक संख्या है वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी, और सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो मुझे लगता है आपको परिमेय संख्याओं में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानीय मान या आकस्मिक मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान या आकस्मिक मान, स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहा जाता है, यानी किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। यानी नाम से पता चल रहा है कि जिस स्थान पे होगा उसी के अनुसार उसका मान होगा। अब मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 84,572। अब हम इस संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। उससे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा अंक है वो कौन कौन से स्थान पर है। जैसे यहाँ पर 2 है वो इकाई के स्थान पर है, 7 है वो हमारे दहाई के स्थान पर है, 5 हमारे सैकड़े के स्थान पर है, और 4 हमारे हजारवें स्थान पर है, और 8 हमारा 10,000वें स्थान पर है। अब हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 हमारे इकाई के स्थान पर है, और इकाई का मतलब होता है 1। इकाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 2 का स्थानीय मान होगा 2 गुणा में 1 यानी 2 एकम
2 बराबर 2, यानी 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 होगा। आगे चले तो 7 हमारे धाई के स्थान पर है, तो धाई का मतलब होता है 10, धाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुणा में 10, यानी 10 से इसको गुणा करेंगे तो 7 दाई कितने हो गए, 70, यानी 7 का स्थानीय मान क्या हो गया हमारे, 70। आगे हम 5 की बात करें तो 5 जो हमारा अंक है वो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 5 का स्थानीय मान, अब सैकड़े का मतलब क्या होता है, सैकड़े का मतलब होता है 100, सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100 होता है, इसलिए 5 गुणा में 100 से गुणा करते क्या हो गया, 500। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 500 हो गया। आगे हम 4 पे चले तो 4 जो अंक है वो हमारे हजारवें स्थान पर है, इसलिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1000 का मतलब 1000 होता है, तो 4 गुणा में 1000, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4000 होगा, क्या होगा, 4000। आगे 8 पे चलते हैं तो 8 हमारे हैं 10,000वें स्थान पर, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 गुणा में 10,000 यानी 80,000, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 80,000। दूसरा हम स्थानीय मान ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 के पीछे कितने अंक छूटे हुए हैं, तो 1 2 3 छूटे हुए हैं, तो हम 3 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, ये एक नॉर्मल सा तरीका है स्थानीय मान बताने का। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है कि अंकों के स्थान परिवर्तन के साथ स्थानीय मान बदलता रहता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलना, स्थान जैसे हम अंकों का स्थान बदलेंगे तो उनका स्थानीय मान भी बदल जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर 2 हमारी इकाई पे था, अगर 2 को मैं यहाँ सैकड़े पर ले जाऊं, यानी 2 को अगर मैं सैकड़े के स्थान पर बिठा दूं तो 2 का स्थानीय मान 2 न रहकर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका स्थान क्या कर दिया है, बदल दिया है। अगर 4000वें स्थान पर है और 4 को मैं अगर 7 की जगह लिया आऊं, यानी ढाई पर लिया आऊं, तो ढाई का मतलब 10 होता है, तो यहाँ 4 का स्थानीय मान पहले 4000 था, तो अब 4 का स्थानीय मान हमारे 40 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अंकों का अगर हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके अनुसार उसका स्थानीय मान भी बदलता रहता है। तो अब स्थानीय मान के बाद हम पढ़ेंगे अंकित मान किसे कहते हैं। अंकित मान या जातीय मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू भी कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है अंकित, अंकित का मतलब है जो वहां पर लिखा हुआ है, और जाति का मतलब है जैसे हमारी जाति है तो वो जाति हमेशा वही रहती है, जैसे हम जन्म से जिस जाति में पैदा होते हैं ना वो वही रहती है, वो कभी नहीं बदलती। वैसे ही यहाँ पर जाति से आपको याद रखना है कि किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान या जातीय मान वही अंक होता है। किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, वो कभी भी नहीं बदलता। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, उसमें एक संख्या लिखी है 6295। अब इसमें हम प्रत्येक अंक का अंकित मान देखेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि 5 का अंकित मान क्या होगा, तो वो हमारा 5 ही होगा। 9 का अंकित मान क्या होगा या जातीय मान क्या होगा, तो वो 9 ही होगा। 2 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, तो वो 2 ही होगा। और 6 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, तो वो हमारा 6 ही होगा। यानी अंकों का अगर हम स्थान परिवर्तन भी कर दे इसमें तो भी अंकित मान नहीं बदलता। जैसे स्थानीय मान में बदलता था, स्थानीय मान में अलग अलग होता था, लेकिन अंकित मान या जातीय मान पूछे तो वहां पर जो भी मान वहां पे लिखा हुआ है, जो भी उसकी फेस वैल्यू है वो वही की वही रहेगी, वो कभी भी नहीं बदलेगी। चाहे उनके अंकों को बदले या नहीं बदले, उनका अंकित मान वही अंक होगा। अब यहाँ पर मैंने 2 बातें लिखी है, जो हमने स्थानीय मान और अंकित मान पढ़ा ना, उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। वो है कि किसी भी संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान पूछे या अंकित मान पूछे, दोनों ही बराबर होगा। क्या होगा, दोनों ही बराबर होगा। जैसे यहाँ पर मैंने संख्या लिख दी 574 संख्या लिखी है, तो यहाँ पर अगर 4 का स्थानीय मान पूछे तो भी 4 होगा, और 4 का अगर जातीय मान या अंकित मान पूछे तो भी 4 होगा। किसके लिए, केवल
इकाई अंक के लिए, किसके लिए? इकाई अंक के लिए स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ही बराबर होंगे। दूसरी चीज है कि किसी भी संख्या में शून्य या जिसे जीरो अपन अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका स्थानीय मान तथा जातीय मान शून्य ही होता है। यानी स्थानीय मान पूछे उसका या जातीय मान पूछे, वो क्या होगा? शून्य ही होगा। यानी स्थानीय मान में जीरो किसी भी स्थान पे हो, चाहे दहाई पे हो, सैकड़े पे हो, 1000 हो, 10,000 हो, किसी भी स्थान पे हो, तो वहां पर उसका स्थानीय मान जीरो ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर संख्या लिखी 5,702 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर शून्य जो लिखा है, अगर हम शून्य का देखें तो ये इकाई और दहाई स्थान पर है, तो इसमें स्थानीय मान की बात कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शून्य दहाई पर है या सैकड़े पर, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ शून्य का अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान इसका होगा शून्य। और अगर हम शून्य की जातीय मान या अंकित मान की बात करें तो भी हमारे क्या होगा? शून्य ही होगा। स्थानीय मान भी क्या होगा? शून्य, और जातीय मान भी शून्य होगा। इसमें स्थान के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर दहाई है, अगर शून्य को दहाई का मतलब 10 होता है, 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? शून्य ही आएगा। अगर किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो हमारा शून्य ही आता है। इसलिए स्थानीय मान और अंकित मान शून्य का वही होगा, यानी शून्य ही होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बड़ी और छोटी संख्याओं की। अब अंकों के बारे में पढ़ेंगे कि अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वो होगी हमारे 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होगी हमारे 9। इसके बाद हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी हमारे 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होगी हमारे 99। इसके बाद हम आगे बात करें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी हमारे 100। इसके बाद हम बात करें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 999। वैसे आगे बढ़े कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होगी 9999। आगे बात करें कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी हमारे 10,000। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होगी हमारे 99,999। 6 अंकों की बात करें तो 6 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी वो होगी हमारे 1 लाख। और सबसे बड़ी की बात करें तो वो होगी 9,99,999। वैसे ही 7 अंकों की हम बात करें तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10 लाख। और सबसे बड़ी की बात करें तो वो होगी 99,99,999। वैसे आगे हमसे पूछे 8 अंकों की, तो 8 अंकों की भी हम बड़ी और छोटी बता सकते हैं, 9 की बता सकते हैं, 10 की, यानी जितने भी अंकों की पूछे उतनी हम बता सकते हैं, क्योंकि अंकों के बारे में हमने पढ़ लिया। और ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी है वो सभी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये सभी प्राकृत संख्याओं में आएगी। अब जैसे आपसे कहे कि अब आपको लिखनी हो 2 अंकों की या 3 अंकों की, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो। अगर आपको याद भी नहीं रहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, फिर दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपको जैसे पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो उसके लिए हम 5 अंकों की लिखने के लिए 4 0 लगाकर 1 लिख देंगे, यानी 4 शून्य उसके पीछे लगा देंगे। और अगर बड़ी पूछे तो बड़ी जो अंक है, सबसे बड़ा जो हमारा अंक है 9, उसको हम 5 बार लिख देंगे, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी। वैसे 6 अंकों की हमें छोटी पूछे तो यहाँ पर हम 5 0 लगा देंगे, और बड़ी पूछे तो यहाँ पर 6 बार हम 9 को लिखकर बता सकते हैं। अगर हम भूल भी जाएं तो हम आराम से लिखकर पढ़कर उसका जवाब वहां पर दे सकते हैं।
अब ये संख्याएं हमने लिखी है अंकों की, बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने लिखी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो एक अंक की जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है, तो 9 गुणा में 1 बराबर कितनी होगी, 9। यानी एक अंक की जो संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, यानी 1 से हम गुणा करेंगे तो 9 संख्याएं होती है। आपको ही पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एक अंक की हमारी कुल संख्याएं होती है। अब ये 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है और इसको डबल स्टार भी कर दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, यानी अभी लेटेस्ट इसको पूछा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती, वहां पर थोड़ा प्रश्न बदल दिया गया था कि 2 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है। तो बच्चों सारी जो संख्याएं पढ़ रहे हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं तो है, तो वहां कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो वहां 2 अंकों की कुल संख्या न पूछकर पूछा गया कि 2 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है, तो वो होगी 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से। तो 9 गुणा में 10 यानी 90 संख्याएं, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है, वो होती है 90। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। 3 अंकों की बात करें कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनती है ना, तो वो होगी 9 गुणा में, यानी 100 से स्टार्ट होगी, तो 9 गुणा में 100 यानी 900, यानी 100 से लेकर 999 तक कुल 900 संख्याएं होती है जो 3 अंकों से बनी होती है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो वो होती है 9 गुणा में 1000, क्योंकि 1000 से शुरू होगी तो 9000, यानी 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनती है, 9000, यानी 1000 से लेकर 9999 तक 9000 संख्याएं 4 अंकों से बनी होती है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनती है, तो 9 गुणा में 10,000 करने से 90,000 संख्याएं हमारे पास आएगी, यानी 5 अंकों की कुल संख्याएं होती है 90,000, यानी 10,000 से शुरू होगी और 99,999 तक हमारी चलेगी। इस तरीके से आगे अगर हमें 5 अंकों की 6 अंकों की, 7 अंकों की पूछे तो हम आगे इनको बता सकते हैं। दूसरा ये तरीका है इसका कि जैसे हमसे पूछे कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9। तो 99 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, 90, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और उसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा लेंगे तो 2 अंकों की संख्या हमारे पास बच जाएगी, यानी डायरेक्ट हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। 3 अंकों की पूछे हमें कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनती है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 900। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको ये पसंद आए तो आप इस तरीके से भी संख्याओं को बता सकते हैं। मुझे लगता है आपको इनके बारे में संख्याओं का जो बड़ी छोटी या कुल कितनी संख्याएं बनती है वो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भाजकता के नियम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।